दोस्तों फ्रोम में अब ये पीले सूट वाला आदमी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे के आने वाले पार्ट्स में ये पूरे टाउन वालों का जीना हराम कर देगा। इस हरामजादे ने जिम को मारा और अब ये सोफी का रूप ले चुका है। यहाँ विक्टर ने अपने पिता को बता दिया था, जब मैंने अपनी माँ को बोतल वाले पेड़ के पास मरा हुआ पाया तो ये उनका जिगर खा रहा था और तब से लेके आज तक मैं इससे डरता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद से ये मुझे नजर भी नहीं आया। अपने बेटे की बात सुनकर डेविड बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए वो लगातार शराब ही पीते जाता। शराब पीने के चक्कर में वो जब बार के अंदर आया तो वहाँ पर सोफी भी आ जाती है और बातों ही बातों में उसने डेविड के ग्लास में अपनी कटी हुई उंगली से निकला हुआ खून डाल दिया और फिर वो डेविड को कुछ ऐसा बोलती है, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये सब बस एक सपना हो? इधर फातिमा के पेट से निकला हुआ क्रिएचर यानी मिस्टर स्माइली अब बड़ा हो चुका था और आज वाले पार्ट के अंदर वो तहलका मचाने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ जेड ने जिन मशरूमों को खाया था, उन मशरूमों की वजह से जेड का छोटे वाला वर्जन ही जेड को इस टाउन की सारी सच्चाई के बारे में बताने लगता है और उसी के चलते जेड को कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में मौजूद वो दरवाजे का भी पता चला। पहले तो बॉयड ने कुछ ऐसा बोला, तुम चाहते हो कि मैं किसी खतरनाक मिशन का प्लान बनाऊं? हाँ। लेकिन जब डोना को हार्ट अटैक आया और बॉयड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इसलिए बॉयड ने ये किया, वो दरवाजा दिखाओ। जब बॉयड को फाइनली एक टनल मिल जाती है तो बॉयड पीछे मुड़कर जेड को बोलता है, हमें प्लान बनाना होगा। और यहाँ से ही इस एपिसोड की शुरुआत हुई। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रैड को, जो लगातार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी नाकाम कोशिशों के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ पर जेड आया, जो ब्रैड को अब दरवाजा ना ही खोलने का कहता है और उसे कहने लगा, अगर ये बंद है तो इसी में सबका भला है। जिसके चलते ब्रैड भी अब रुक जाता है। अगले ही पल जेड ने वहाँ पर एक कील ठोकर वही जादुई पत्थर लगा दिया, जो पत्थर मॉन्स्टर्स को इन सभी से दूर रखता है और फिर वो सीन कट हो गया। यहाँ कॉलोनी हाउस के ऊपर हम देखते हैं कैनी और बॉयड को, जो पिछले 3 घंटों से विक्टर के पिता डेविड को ही ढूंढे जा रहे थे। मगर तभी कॉलोनी हाउस का दरवाजा खोलकर डेविड अंदर आता है और बॉयड तुरंत ही उसके पास चला गया। बोलो क्या सेवा करूं तुम्हारी? डेविड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसने अपनी हद से कई गुना ज्यादा शराब पी रखी थी। इसीलिए बॉयड डेविड के पास आकर उसे अपने साथ ऊपर कमरे में चलने का कहता है। बॉयड की ये बात सुनते ही डेविड जरा सा परेशान हो गया। बॉयड ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसी बात है जो सबसे पहले तुम्हें और विक्टर को पता होनी चाहिए। मगर डेविड की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। खैर तभी वो सीन कट हुआ और हम देखते हैं तबिथा, जूली और ईथन को, जो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। तबिथा अपने बच्चों को बताती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। मुझे याद आ गया है कि मैं पहले यहाँ पर क्या थी। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ और तो और मैं कोई और नहीं बल्कि विक्टर की ही माँ हूँ। यानी यहाँ पर तो मैं तुम सबकी माँ हूँ, लेकिन पिछले जन्म के अंदर मैं डेविड की बीवी और विक्टर की माँ थी। ये सुनते ही जूली बहुत ज्यादा भड़क गई। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हुआ विक्टर और डेविड पर, जहाँ पर डेविड भी बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि बॉयड ने ठीक यही बात तबिथा और जेड के कहने पर डेविड को बताई थी। विक्टर को तो पहले ही तबिथा पर जरा सा शक होता है, इसीलिए वो चुपचाप इस बात को हजम कर लेता है। मगर डेविड का रिएक्शन कुछ ठीक नहीं था। बॉयड की ये बात सुनकर डेविड बहुत ज्यादा भड़क गया और बॉयड के लाख मना करने के बावजूद भी वो बॉयड की पूरी बात सुने ही कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन बॉयड ने देखा कि विक्टर अभी भी चुप करके बैठा है। मगर विक्टर ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस पीले सूट वाले आदमी से है। अगर वो वापस आया तो ये सब फिर से शुरू हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट हुआ सभी कॉलोनी हाउस के लोगों पर, जिन्हें अब फाइनली जेड और बॉयड ने सभी बातें बता दी थी कि किस तरह जेड ने कुछ मशरूम्स खाए। मशरूम्स ने जेड के दिमाग में इस टाउन के बारे में यानी इस टाउन की हकीकत को डाला। उसी की मदद से कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में से एक दरवाजा निकला है, जिस दरवाजे के उस पार पता नहीं क्या है। और उन्हीं सब की मदद से जेड और तबिथा को ये चीज फाइनल हो गई कि तबिथा विक्टर की माँ थी और अब तबिथा का दूसरा जन्म हुआ। लेकिन ये सारी बातचीत जानने के बाद कॉलोनी हाउस के लोगों में एक और सवाल पैदा हुआ, अगर तुम और टैबिथा पहले यहाँ थे तो इसका मतलब हम सब भी पहले यहाँ थे? नहीं। तो फिर हम सब यहाँ कर क्या रहे हैं? खैर बॉयड और जेड के पास इस चीज का जवाब तो नहीं होता, मगर बॉयड और जेड अब सारे कॉलोनी हाउस वालों को अपना एक प्लान बताते हैं। उन्होंने बताया कि हम सब लोग ये प्लान और ये सारी बातें कॉलोनी हाउस के अलावा टाउन वालों से भी शेयर करेंगे। हम उन सबको बताएंगे कि हमें एक खुफिया दरवाजा मिला है जो आज से पहले किसी को भी नहीं मिला था और ये सब कुछ जेड के उन मशरूम खाने की बदौलत ही हुआ है। और फिर सबसे मदद करने की पुकार लगाएंगे। हम सबको कहेंगे कि अपने आप को रेडी कर लो और कुछ ही दिनों में हम इस दरवाजे के उस पार जाएंगे। लेकिन अभी भी कॉलोनी हाउस वाले पूरी तरह से जेड और बॉयड के इस आइडिया के साथ नहीं थे। इसीलिए क्रिस्टी कहती है,
ये यहाँ की बाकी पागल कर देने वाली कहानियों से अलग कैसे है? जिसका जवाब में बॉयड ने कहा, बेसमेंट के दरवाजे की वजह से। क्रिस्टी देखो, सबसे पहले मैंने ही इस सब पर शक किया था, ठीक है ना? सभी की बातचीत चलने के दौरान ही वहाँ पर डेविड आ जाता है और आते ही उसने बॉयड से ये बोला। तुमने सबको बता दिया? बॉयड ने उसे समझाने की और सहारा देने की कोशिश की, लेकिन इसने जो भी कहा मेरी पत्नी के बारे में सब झूठ है। इस मर्तबा जेड उसके पीछे जाता है। जेड तुरंत ही डेविड के पास आया और उसे कहने लगा, देखो अगर तुम्हें हमारे प्लान का हिस्सा नहीं बनना तो चुपचाप हमारी मीटिंग मत खराब करो। लेकिन डेविड बेचारा बहुत ज्यादा दुखी था। उसने जेड से बोला, अगर तुम्हारी बीवी किसी और इंसान की शक्ल में इसी मनहूस टाउन के अंदर फंसी होती ना तो फिर तुम मुझे बताना, तब भी तुम इस मनहूस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करते। प्लीज, मैं दुखी हूँ और मुझे दुख में ही रहने दो। मैं तुम सबसे सिर्फ इतना चाहता था कि इस मुद्दे को अभी सब लोगों के सामने मत लाया जाए, मगर तुम लोग तो सुनते ही नहीं। इतना कहते ही डेविड वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं अगली सुबह का सीन, जहाँ पर जूली अपनी माँ तैबिथा से छुपकर नशा कर रही थी। तभी वहाँ पर तैबिथा आ जाती है और उसे फौरन समझ लग गई कि जूली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। जूली ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन तैबिथा ने कहा, ये सब कुछ मुझे पता है, मेरे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए। मगर अब फाइनली जूली भी अपनी माँ पर भड़क गई। जूली ने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि पिछले जन्म में आप कितने लोगों की माँ थी। आप मुझ पर प्लीज एक एहसान कीजिए, ये विक्टर की माँ होने वाली बात को रफा दफा कर दो। मैं नहीं चाहती कि अब और कोई हंगामा हो। हम पहले ही बाबा के सदमे से नहीं उभर पाए और आप और भी ज्यादा इस टाउन को छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर इस टाउन ने एक मर्तबा फिर से हमें नॉलेज दी है, यानी कुछ ना कुछ जानकारी दी है, तो समझ लीजिएगा वो एक मर्तबा फिर से हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन आप हो के सुनती ही नहीं। अपनी माँ को बुरा भला कहने के बाद जूली वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर पीछे से विक्टर आया, जो बहुत ही ज्यादा दुखी हालत में तैबिथा की ओर देख रहा था। उसे ये समझ नहीं लग रही थी, जिसे वो पहले अपनी बहन समझता आया है, अब अचानक से वो उसकी माँ कैसे निकल गई। और तैबिथा के पास आते ही वो तैबिथा से अपने साथ चलने का कहता है, क्योंकि उसे तैबिथा को कुछ दिखाना था। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड, कैनी और जेड को, जो तीनों कॉलोनी हाउस के अंदर बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। वो प्लानिंग इस बारे में थी कि अब वो लोग कब और किस तरह और कितनी तैयारी के साथ दरवाजे के उस पार जाएंगे। बॉयड ने कहा, इस टाउन के बारे में लोग जितना कुछ जानते हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी। हमें हर छोटी चीज से लेकर हर एक बड़ी डिटेल पर फोकस करना होगा। तभी जेड बोलता है, मुझे लगता है कि उस दरवाजे के उस पार वो टनल्स हैं, जो टनल्स हमने जंगल के अंदर खुलती हुई देखी, जिन टनल्स के अंदर पहले मैं, तैबिथा, विक्टर और शायद जिम भी जा चुके हैं। मगर बॉयड कहता है, हमें सबसे पहले फोकस करना है एक और बड़ी चीज पर। यानी उनके पास अब दो बड़े प्लान्स थे। एक प्लान कुछ ही देर बाद आपको पता चल जाएगा, जो टनल के अंदर जाने से पहले एग्जीक्यूट होगा। बातों ही बातों में बॉयड का हाथ कांपने लगता है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बॉयड ने ये बात जेड से छुपा ली और तभी हड़बड़ी के अंदर बाहर चला गया। बाहर आते ही वो कैली के पास आता है। उसने कैली को कहा, देखो मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए कि कहीं तुम अपनी जान ना दे दो, तुम्हें बेसमेंट के अंदर लोगों की चीजों को बारीकी से जांच करने का कहा था। लेकिन अब मुझे उस डेटा की बड़ी शिद्दत से जरूरत है। हम इस पूरे टाउन का कच्चा चिट्ठा निकाल रहे हैं। हम इस टाउन की पूरी डिटेल को कवर कर रहे हैं ताकि हम उस दरवाजे के उस पार जा सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक आखिरी मर्तबा उन सामान पर अपनी निगाह डालो और मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसे देखकर या जिसे सुनकर हमें वाकई में मदद मिले। मगर कैली अभी भी उस बात पर अटकी हुई थी, जो बात कल रात को कॉलोनी हाउस के अंदर बॉयड और जेड ने बाकी सबको बताई है। मगर बॉयड कैली को ये बात सोचने पर और इस पर ध्यान देने से रोककर जो काम कहा गया है वही काम करने का कहते हैं। और फिर वो सीन कट हो गया। यहाँ हम देखते हैं डोना के रूम के बाहर बॉयड को एक सोफा पर बैठे हुए। तभी क्रिस्टी डोना के रूम से बाहर आई और जब बॉयड ने क्रिस्टी को बुलाया तो क्रिस्टी बॉयड की बात का जवाब नहीं देती। बॉयड को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन क्रिस्टी कहती है, मुझे लगा हम सब एक साथ हैं। दरअसल क्रिस्टी को कल रात की बात का बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया। जेड ने मशरूम खाए, तैबिथा को सच पता चला और बॉयड ने क्रिस्टी से शेयर तक नहीं किया। मगर बॉयड क्रिस्टी को कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि किस तरह तुम सभी लोगों को एकजुट करके रखा जाए, इसलिए हम सारा रिस्क खुद ही उठा रहे थे। क्रिस्टी ना चाहते हुए भी बॉयड की बात मान लेती है और बॉयड सीधा डोना के पास चला गया। अंदर जाते ही डोना और भी ज्यादा गुस्सा हो गई, क्योंकि बॉयड अब सभी टाउन वालों को एक फिर से झूठी होप दे रहा है, एक ऐसी उम्मीद जिसमें वो सभी टाउन वालों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, उन्हें ये सब बातें बताएगा कि हमारे पास एक प्लान है, जिस प्लान के चलते हम दरवाजे से उस पार जाएंगे और सभी लोग एक मर्तबा फिर से घर जाने की राह देखेंगे। मगर डोना कहती है, मैं हर बार की तरह एक ही सवाल करूंगी, क्या होगा जब तुम सब लोग फेल हो जाओगे? याद है ना पिछली बार जब हमारा रेडियो टूटा था तो टाइलर नाम के लड़के ने अपनी खुद की जान दे दी थी, तो इस मर्तबा पता नहीं कितने लोग अपनी जान देंगे। मगर बातों ही बातों में डोना कहती है,
रॉजर को दफना दिया? जिस पर बॉयड ने कहा नहीं, अभी तक नहीं दफनाया। कब्रिस्तान भर चुका है। मुझे देने के लिए कोई अच्छी खबर भी है? हमें एक नई जगह चाहिए। लेकिन तभी बॉयड ने डोना को सबसे बड़ा प्लान बताया। बॉयड ने कहा जब तुम लोग सेटलमेंट के अंदर टाउन वालों के लिए सब्जियां लेने गए थे तो फातिमा ने जिस नुकीले ढांचे से उस गुड़िया पर वार करके उसे मारा था, हम चाहते हैं कि वो ढांचा हथियार के तौर पर मॉन्स्टर्स पर भी आजमाया जाए। क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो और इस हथियार से वो मॉन्स्टर्स मारे जाए। लेकिन डोना अभी भी उसका साथ देने पर नहीं मानती और फिर सीन कट हुआ जहाँ पर हम देखते हैं सोफी को जो बाकी सभी लोगों के पास खड़ी थी। तभी कॉलोनी हाउस में से बॉयड बाहर आता है जिसके हाथ में वही नोकीला कंकाल था। सोफी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, मानो जैसे उसे पता हो कि बॉयड अब इसे मॉन्स्टर्स पर ही आजमाने वाला है। और बॉयड के जाने के बाद सोफी भी चुपचाप वहाँ से दूर चली गई। यहाँ हम देखते हैं जेना और क्रिस्टी को जो माइकल की लाश के इर्द गिर्द खड़े हुए माइकल की ओर देख रहे थे। क्रिस्टी ने कहा तुम्हारा ये सब कुछ देखना ठीक नहीं है, मगर जेना कहती है देखो ये टाउन कितना ज्यादा बेरहम हो चुके हैं, या अब हमें छोटी चीजों से डर नहीं लगता। क्रिस्टी कहती है मुझे लगता है तुम पागल हो रही हो, इसीलिए चुपचाप यहाँ से चलो। मगर जेना कहती है सोचो जब मैं पहले शुरू में यहाँ पर आई थी तो मुझे हर एक छोटी चीज से भी डर लगता था, अब हमें उन चीजों से डर ही नहीं लगता जो एक आम इंसान को डर से मारने में काफी होंगी, लेकिन अब हमें उन चीजों से डर लगता है जो हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है। देखो इसका मुंह किस तरह सिल दिया गया है और हमें नहीं पता हमारी मौत के बाद हमारी लाशों के साथ क्या होने वाला है। मगर तभी क्रिस्टी जेना को चुप करवा कर वहाँ से बाहर चलने का कहती है। यहाँ सीन कट हुआ और हम देखते हैं बॉयड को जो एलिस को लेकर टाउन के बीचों बीच आ जाता है। बॉयड ने कहा आज रात को मैं मॉन्स्टर्स पर ये कंकाल आजमाने वाला हूं। ऐसा करने के लिए हमें सभी घर वालों से बात करनी होगी ताकि उनमें से कोई ना कोई आदमी घर के दरवाजे के अंदर खड़ा रहे। जब हम उन सभी मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर को ये कंकाल मारेंगे तो फौरन ही भागकर पुलिस स्टेशन की ओर आ जाएंगे। अगर पुलिस स्टेशन के बाहर कोई ना कोई मॉन्स्टर खड़ा हुआ तो किसी दूसरे घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें सभी घर वालों से बात करनी हो ताकि वो हमारे इस प्लान में मदद करें। सीन कट हुआ और हम देखते हैं डेविड को जो ना चाहते हुए भी तबिथा के घर आया था। उसने तबिथा को यहाँ वहाँ आवाजें लगाना शुरू कर दी, मगर तबिथा तो विक्टर के साथ कहीं और जा चुकी थी। जब डेविड आहिस्ता आहिस्ता करके किचन के अंदर आया तो वहाँ पर उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है। डेविड ने तुरंत ही उस पेंटिंग को उठाकर उसे गौर से देखना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल हमने देखा कि डेविड के हाथ में एक ड्रिप लग रखी है। डेविड ने अपने आप को वहाँ से फ्री करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक बहुत तेज रोशनी डेविड की आंखों में पड़ने लगती है। डेविड डर के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि ये सब कुछ उसका वहम था, यानी उसे अब अजीब तरह के वहम भी होने लगे हैं, ठीक वैसे ही वहम जैसे वहम जेड को हुआ करते थे। मगर ये हेलुसिनेशन जेड की हेलुसिनेशन से काफी ज्यादा डिफरेंट थी। यहाँ हम देखते हैं विक्टर, तबिथा और ईथन को जो विक्टर का पीछा करते करते गाड़ियों के कब्रिस्तान पहुंच गए थे। विक्टर ने तबिथा और ईथन को कहा तुम्हें इन सभी गाड़ियों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ढूंढनी है। एक छोटा सा पाउच होगा जिसका रंग पीले कलर का है, तो जल्दी से उसे ढूंढो। कुछ देर ढूंढा ढांडी करने के बाद विक्टर को एक गाड़ी में से वही पाउच मिल जाता है, जिसे उठाते ही विक्टर के तो मानो होश ही उड़ गए। तभी तबिथा और ईथन की नजर भी विक्टर पर पड़ जाती है और विक्टर ईथन को यहाँ से जाने का कहते हैं। और विक्टर ने कहा तुम समझ नहीं रही, तुम वाकई में मेरी माँ हो। पिछली मर्तबा तुम्हारे साथ एक लड़का और एक लड़की थी। तभी वो पीले सूट वाला आदमी आया और ये सारी तबाही शुरू हो गई। हम पहले लोग थे जो इस टाउन के अंदर आए थे। हमारे आते ही वो मॉन्स्टर हमारे साथ साथ इन सभी टाउन वालों पर टूट पड़ा था। और तुम्हारे साथ जो लड़का था वो मैं था और जो लड़की थी वो मेरी बहन थी। और इस मर्तबा भी तुम अकेली रह गई हो, यानी जिम मर चुका है और अब तुम्हारे पास ईथन लड़का है और तुम्हारी लड़की जूली भी है। और अब वो पीले सूट वाला आदमी एक मर्तबा फिर से इस टाउन के अंदर आ चुका है। तो हमें तैयार रहना होगा, यानी हमारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तुम लोगों ने मुझे डरा हुआ देखा है और यकीन मानो मेरी जगह पर और कोई भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। मैंने वो नजारे देखे हैं जो तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। ये सब बातें सुनकर ईथन वहाँ से डर के मारे चला गया। और फाइनली इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद विक्टर ने तबिथा को उस पाउच के अंदर दिखाई दिया। पाउच के अंदर और कुछ नहीं बल्कि तबिथा के ही यानी विक्टर की माँ के दांत थे जिन्हें उस पीले सूट वाले आदमी ने मार डाला था। इस पाउच के अंदर टोटल 3 लोगों के दांत होते हैं, एक तो विक्टर की माँ, दूसरा विक्टर की सगी बहन और तीसरे आदमी के दांत। ये बहुत बड़ा राज है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही तरह की एक्सप्लेनेशन चाहिए जिसमें
जिसमें मूवी को एक्सप्लेन कम किया जाता हो बल्कि दिखाई ज्यादा जाती हो। तो इसके लिए कमेंट के अंदर न्यू एक्सप्लेनेशन कमेंट कर देना। अगले पार्ट्स में एक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो वो वाले पार्ट्स आपको देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये पार्ट एक सिर्फ और सिर्फ डेमो था। इस चैनल पर आने वाली हॉरर मूवीज और हॉरर वेब सीरीज इसी तरह दिखाई जाएंगे, जिसमें आप हर चीज को लाइव एक्सपीरियंस करोगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक मूवी देख रहे हो। लेकिन तब तक के लिए प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। और हाँ, अगला पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। हर बार की तरह मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा और आपके इंतजार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।